بس openكم صباح بخبل. So first of all, welcome to Dawn Times. I am Tawseef Iqbal and we have started Pakistan Affairs lecture series. We have already uploaded a number of lectures on Dawn Times channel. So you can also access to a playlist where you will find all lectures. So first of all, today's topic is Shimla deportation. ठीक है. तो अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि ये शिमला जो डिपोटेशन है, तो शिमला एक मतलब आप समझ सकते हैं कि इट्स अ हिली बेल्ट या माउंटेनियस एरिया इन मॉडर्न डे इंडिया. ठीक है. बाकी डिपोटेशन वफद को कहा जाता है. तो इस वफद में टोटल लोग जो थे 35 35. ठीक है. और बाकी 1 अक्टूबर 1906 को ये जो डेलीगेशन था, तो वो वफद के शक्ल में या डेलीगेशन जो 35 लोगों पे मुश्तमिल था, ये लोग उस टाइम के वायसराय के पास जाके उनसे मिले. ठीक है. और इस डेलीगेशन को लीड किया था सर आगा खान ने. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि शिमला डिपुटेशन जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है. ठीक है. बाकी पाकिस्तान मोमेंट में इसको मतलब मैग्ना कार्टा समझा जाता है. ठीक है. जिस तरह आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जो 1215 में किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा को साइन किया था. ठीक है. तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका भी तकरीबन वही रोल है. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे इसके अहमियत के हवाले से बाकी भी पॉइंट्स है जो कि आपको लोगों को आने चाहिए. ठीक है. जैसा कि यहाँ पे ये स्लाइड ब्लर है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट्स अ लैंडमार्क. ठीक है. लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया. ठीक है. तो ये एक लैंडमार्क मोमेंट था जब ये डेलीगेशन जाके वाइसराय से उस टाइम मिला था. ठीक है. उसके बाद बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मोमेंट इन इंडिया. इसको आप यूँ समझिए कि यहाँ से असल में अ, मतलब मुसलमानों का जो पॉलिटिकल मोमेंट था, तो ये असल में शिमला डिपोटेशन से स्टार्ट हो गया था. इनसे पहले 1885 में आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था. ठीक है. उसके बाद 1892 में फर्स्ट एक्ट पास हो गया था. वैसे पहला एक्ट 1861 में आया था. द सेकंड वन 1892 में आया था. ठीक है. तीसरा 1909 में आया था. चौथा 1919 में आया था. और फिर 1935 में. ये डेट्स आपको आने चाहिए. 1861, 1892, 1909, 1919, 1935. ये पिवटल मोमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे. ठीक है. लेकिन ये इंडो पाक हिस्ट्री का डोमेन है, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमने यही समझना है कि भाई शिमला डिपुटेशन की जो अहमियत है. अभी आप लोग यहाँ पे देख ले कि एक बंदा है अब्दुल हामिद साहब. ठीक है. अब्दुल हामिद साहब ने कहा है कि इट्स अ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया. एक्चुअली शिमला डिपुटेशन जो था, तो इसने मुस्लिम सेपरेटिज्म की बुनियाद को रखा था हिंदुस्तान में. इसके बाद एक और बंदा है जमालुद्दीन, जो कि वो भी काफ़ी रेनाउंड पर्सनालिटी है. उनके मुताबिक ये अर्ली पेज ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट था. तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहमियत का हामिल है. अब्दुल हामिद साहब के ख्यालात देख ले, जमालुद्दीन साहब के ख्यालात देख ले. उसके बाद ये जो पॉइंट है गेट्स, ये एक लैंडमार्क मोमेंट था. इसकी वजह से मुसलमानों की जो पॉलिटिकल मोमेंट थी, उसका बाकायदा आगाज हो गया था. इसमें 35 तादाद में लोग थे. सर आगा खान ने इसको लीड किया था. और वो शिमला के मकाम पे वफद की शक्ल में वायसराय साहब से मिले थे. इसका बैकग्राउंड मैं बताता चलूँ कि आपको पता है कि 1867 में 1867 में हिंदी उर्दू तनाज़ा बना था. ठीक है. क्योंकि हिंदुस्तान के जो हिंदूज थे, वो उर्दू जुबान के मानने से मुनकर थे, क्योंकि उनके मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी होना चाहिए. ठीक है. अनलाइक उर्दू. उर्दू मुसलमानों का ज़ुबान आज भी है, पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उस टाइम भी इनको मुसलमानों का ज़ुबान समझा जाता था. ये असल में ना एक लश्करी ज़ुबान है. ठीक है. इसके रूट्स भी ज़्यादातर आपको पर्शियन लैंग्वेज में मिलेंगे, जो कि अगेन पर्शियन एम्पायर जो ईरान में था, मतलब मुसलमानों के साथ इसका लिंक बनता है. ठीक है. जबकि हिंदी का हिंदूज के साथ बनता है. ठीक है. तो वो 1857 में तनाज़ा भी इस पे बना था कि हिंदूज जैसा कि मुसलमानों के वजूद मानने से वो लोग मुनकर थे.
तो द सेम एज आप वो यूँ समझ सकते कि वो मुसलमानों की ज़ुबान को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद आप लोगों को बताते चले कि मुसलमानों में सर सैयद अहमद ख़ान देवबंद जैसे मोमेंट, नदवा जैसे मोमेंट्स ने भी मुसलमानों में काफ़ी हद तक काम किया था। ठीक है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये जो इनिशियल मोमेंट्स थे, ठीक है, या आप इसको यूँ समझ ले कि एजुकेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उस बंदे ने जितने स्कूल बनाए थे, गुलशन स्कूल मुरादाबाद में, स्कूल विक्टोरिया के नाम से स्कूल, MAO स्कूल, MAO कॉलेज, बाद में 1920 में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो बताने का मतलब है कि मुझे मुसलमानों में तालीम की वजह से भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस आया था। ठीक है, जो कि अगेन काफ़ी खुश आइंदा है। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए। उसके बाद जब सर सैयद अहमद साहब खान इस दुनिया से वफात, मतलब वो चले गए आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो आप इसको यूँ समझ लें कि मुसलमानों के पास मतलब डेफिनेटली वैक्यूम तो आया था, नो डाउट। ठीक है, बट द मेन थिंग इज के उसके बाद भी मुसलमानों ने मतलब अपने स्ट्रेटजीज को चेंज किया, बाकी उन्होंने अपने एफर्ट्स को इन्हांस किया। तो उस टाइम 20 जुलाई को उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उसका नाम था लॉर्डो मोरले। ठीक है, मिंटो मोरले। तो मिंटो मोरले रिफॉर्म्स वो आगे 1909 में आपको वो टॉपिक मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, आजकल आपको अमेरिका में भी यही पोस्ट देखने को मिलता है, US में। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप लोग समझ सकते हैं कि उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मोरले, उन्होंने अनाउंस किया था रिफॉर्म्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जनाब के उस टाइम जो हिंदूज थे ना, तो उसमें नेशनलिज्म बहुत पीक पे था, राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। ठीक है, और डेफिनेटली जब हिंदुइज्म, कल भी आपको पता है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन द परसूट ऑफ हिंदू राष्ट्र था, तो वो लोग आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे ममालिक के वजूद मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, अखंड भारत, एक यूनाइटेड हिंदुस्तान के वो ख्वाब देखते हैं। ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो उस टाइम पे भी ये गणपति फेस्टिवल, इसके अलावा शिवाजी कल्ट मोमेंट, शुद्धि मोमेंट, संगठन मोमेंट, ये जितने भी मोमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो मतलब मेन क्रक्स से ही था कि मुसलमानों का अपोजिशन, बाकी प्रो हिंदूज, ठीक है, हिंदूज के राइट्स के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड सो ऑन, उनकी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए मजहब पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये तमाम के तमाम एंटी मुस्लिम थे। ठीक है, कुछ एंटी ब्रिटिश भी थे। उसके बाद आपको बताते चलूं कि पहला एक्ट कब आया था, इंडियन कौंसल एक्ट 1892 में। तो उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से असल में ना उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट था, मुसलमानों का हमेशा से डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट वही कंसेप्ट है कि वो इलाके जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को सीट मिलने चाहिए। और वहाँ पे बाकी चूंकि हिंदूज मेजॉरिटी में थे, बाकी स्टेट्स में भी कुछ में मुसलमान मतलब मेजॉरिटी में थे, तो ऐसे स्टेट में सिर्फ सीट्स पे जो कंटेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑन दो सीट्स ओनली मुस्लिम विल फाइट। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलूँ कि जॉइंट इलेक्टोरेट, तो आपको मैं बताते चलूँ कि आज अगर पाकिस्तान में हम देख ले, तो बलूचिस्तान की आबादी पंजाब के हिसाब से 1:12 है, मतलब पंजाब 12 टाइम आबादी में इजाफे में, मतलब दे आर 12 टाइम बिगर इन साइज पॉपुलेशन के हिसाब से बलूचिस्तान से। तो भाई ये तो क़यामत तक मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि बलूचिस्तान की आबादी मतलब पंजाब से ज़्यादा हो जाए। तो उस टाइम पे भी अगर हिंदूज को देख ले एक साथ, एक साइड पे मुसलमान, आज भी इंडिया में 14% मुसलमान हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन मेनली हिंदूज है। तो मुसलमान तो कभी भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप यही समझ सकते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट में मुसलमानों को नुकसान था, तो इसी वजह से मुसलमान हमेशा से इसके मुखालिफ थे। तो ये मुसलमानों को ऐसे इलेक्शन या ऐसे एक्ट्स मतलब नामंजूर थे। ठीक है, उसके बाद नवाब मुहसिन मुल्क जो थे, तो उसने अप्रोच किया उस टाइम के जो वाइसराय थे लॉर्ड मिंटू, ताकि मतलब ये दरमियान में जो किस्सा लिखा है इसका बुनियादी मकसद यही है कि नवाब मुहसिन मुल्क ने अपने लिंक्स इस्तेमाल किए और वो फाइनली
जो वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड मिंटू, तो उन तक पहुंच गया, मतलब मीन्स यूज किए, ठीक है, ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी फर्स्ट 1867 में, लेकिन जो अगेन 1900 में अगेन वहाँ पे ये जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है, इसने दोबारा, मतलब ये इशू दोबारा, मतलब इमर्ज हुआ। तो अगेन मुसलमानों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट था, क्योंकि अगेन मुसलमानों ने 1867 में भी इसको फेस किया था, अभी दोबारा वही इशू है। तो उस टाइम आपको बताते चलूँ कि मुस्लिम लीग के जो मतलब उस टाइम सर अब्दुल रहमान, ठीक है, उसने एक मीटिंग को चेयर किया, ठीक है। और आपको बताते चलूँ कि उन्होंने एक खत लिखा, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, किसको, मिस्टर बिलग्राम को, ठीक है। अच्छा नहीं, मुस्लिम जायंट इनफॉर्मल मीटिंग चेयर्ड बाई सर अब्दुल रहमान इन लखनऊ, मिस्टर बिलग्राम ने उस जो डिमांड था शिमला डिपुटेशन का, ठीक है, तो डिमांड को मिस्टर बिलग्राम ने लिखा और इसको लीड किया सर सैयद वो क्या क्या है बंदा, जनाब सर आगा खान, तो उसने डिपुटेशन को लीड किया था। जबकि मिस्टर बिगराम ने जो शिमला डिपुटेशन के जो डिमांड्स थे उनको लिखा था, उस टेक्स्ट को, उस खत को, उस इन नुकात को, पॉइंट्स को मिस्टर बिलग्राम साहब ने लिखे थे, ठीक है। और जो इनफॉर्मल मीटिंग था लखनऊ में, तो उस मीटिंग को किसने लीड किया था या चेयर किया था, सर अब्दुल रहमान ने, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप दोबारा समझिए कि लखनऊ में एक इनफॉर्मल मीटिंग कंडक्ट किया गया, जिसमें सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे, लखनऊ में। और ये एक इनफॉर्मल मीटिंग था, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब है कि कोई मतलब फॉर्मल आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट इनफॉर्मल में आप रैंडम चीज़ों को, मतलब उन पर डिस्कशन होता है, उनको फिर आप एक शेप देते हैं, ठीक है। तो सर अब्दुल रहमान ने मीटिंग को चेयर किया था। अब मिस्टर बिलग्राम ने जो टेक्स्ट था ना, तो उनके डिमांड्स को लिखा था। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर जो थे वो 35 थे, ठीक है। और बाद में ये लोग गए और उस टाइम के जो वायसराय साहब थे उनसे मिले, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर 1906 में ये लोग मतलब मिले थे, ठीक है। सर आहान ने डिपुटेशन को हेड किया था, लीड किया था, ठीक है। अच्छा, उस टाइम आपको बताते चलूँ कि एंटी बंगाल पार्टीशन मोमेंट, क्योंकि बंगाल पार्टीशन भी 1906 में, तो बंगाल पार्टीशन से तो मुसलमानों को तो बेनिफिट मिला था, लेकिन इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से हिंदूज को नुकसान मिला था उनके मुताबिक, ठीक है। तो उन लोगों ने काफ़ी एजुटेशन स्टार्ट किया था, वो लोग मुखालिफ थे, देवर चांटिंग एंड मतलब वो लोग प्रोटेस्ट में थे, बाइकआउट के मूड में थे, बाइकआउट फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो। लेकिन वो लोग बाद में 1911 में भी अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद में वो लोग कामयाब हो गए, ठीक है। और आपको बताते चलूँ कि उस टाइम इंग्लैंड में लिबरल पार्टी पावर में थी, ठीक है। तो आपको इंग्लैंड का पॉलिटिक्स तब समझ आएगा व्हेन यू विल स्टडी पेपर 2 पॉल साइंस। तो वहाँ पे आपको पता है कंजर्वेटिव पार्टी भी है, वहाँ पे लिबरल भी है। यूएस में भी आपको वहाँ पे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ राइट विंग पॉलिटिशियन है, कुछ लेफ्ट विंग है, ठीक है। तो राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, दिस टॉपिक इंशाल्लाह आई विल टीच यू इन पॉल साइंस, बट आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, तो ये शिमला डिपुटेशन के बुनियादी पॉइंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने शिमला डिपुटेशन को मतलब प्रोवोक किया या मुसलमानों को मजबूर किया। अच्छा, ये मैं आपको बताते चलूँ, ये नोट्स इसलिए इतने पैथेटिक है, मतलब इन अ वे के लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते चलूँ। अब मैंने इन नोट्स को 2021 में बनाया था, क्योंकि प्री पार्टीशन में तो नया इजाफा तो कुछ न होता है न होगा। लेकिन बाद में जब मुझे मल्टीपल रिकमेंडेड बुक से पॉइंट्स मिलते रहे, तो फिर मैंने उसको दरमियान में कुछ को टॉप में लिखा, कुछ को साइड्स पे लिखा, बट आपने कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आपको किसी भी बुक में इस तरह ये आपको नहीं मिलेंगे, आपने डाइवर्स चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल लाइफ, बिगिनिंग ऑफ न्यू मुस्लिम पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। लॉर्ड मिंटू ने मुसलमानों के जो डिमांड्स थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनको एक्सेप्ट किया था। तो ये मुसलमानों के लिए एक बिगर अचीवमेंट था। ये कई दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है
कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड फर्स्ट टाइम कौन से मतलब मौके पे इसको एक्नॉलेज किया था, एक्सेप्ट किया गया था, तो शिमला डिपुटेशन में। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि शिमला डिपुटेशन वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। तो शिमला डिपुटेशन पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से मैग्ना कार्टा समझा जाता है। उसके बाद मुसलमानों में नेशनल कॉन्शियसनेस आया था, मतलब मुसलमानों में शऊर आया था, मुसलमानों को अपने राइट्स का, अपने ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल गया। ठीक है, क्योंकि उनको उनको धोखा मिला। कब? 1885 में जब कांग्रेस बना, तो ये तो पहले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए था, लेकिन बाद में तो मतलब जो भी था तो उसमें यही था कि उनका ज्यादा फायदा हिंदूज को मिला। तो मुसलमानों को फिर उनकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट इन द चेंज ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड। तो जब ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों के डिमांड्स को मतलब एक्सेप्ट किया ना, तो इसका मतलब है कि उस टाइम जो ब्रिटिश हुकूमत था, उनको भी समझ आ गया था कि भाई मुसलमान अपने आप में, आप समझ सकते हैं कि वो मतलब इनकी अलग पहचान है, लैंग्वेज है, वेटेज है, स्ट्रेंथ है। तो मुस्लिम मतलब शिमला डिपुटेशन में अंडर द सुपरविजन ऑफ सर आगान, तो उन लोगों को वो चीज़ भी फील करवाया कि यस वी आल्सो अ पोटेंशियल, वी हैव आल्सो अ पोटेंशियल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, लेकिन हिंदूज जो थे, तो जब उन्होंने शिमला डिपुटेशन को देख लिया, तो उन्होंने इसको प्लोय स्कीम कहा। प्लोय कहते हैं स्कीम को, मतलब हम कहते हैं ना कि जब आप दुश्मन के साथ मिलते हो और आप उनके साथ चाल खेलते हो, मतलब अपने दुश्मनों के खिलाफ या अपने मतलब, तो इसको आप यूँ समझे कि चाल खेलना, या मतलब किसी के साथ मतलब हिंदूज का यही मानना था कि ये जो मुसलमान है ना, ये अंग्रेजों के साथ मिले हैं और ये हिंदुस्तान को, गाय माता को तकसीम करने के मूड में है। ठीक है, उनको लगता था कि ये एक इंपीरियल पॉलिसी है ब्रिटिश हुकूमत की, ये ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान को डिवाइड किया जाए और उनको उन पे रूल किया जाए। तो वो डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू हिंदूज रिएक्शन। असल में इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन उन लोगों को डेफिनेटली वो हम कहते हैं ना कि उनको जलन थी इस बात पे कि भाई क्यों अंग्रेज हुकूमत ने पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, उसके बाद मतलब शिमला डिपुटेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड भी एक्नॉलेज किया गया। तो इसी वजह से अच्छा, की डिमांड किया थे सिर्फ शिमला डिपुटेशन के, तो शिमला डिपुटेशन के जो की डिमांड थे उसमें द वेरी फर्स्ट वन इज सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल कंफर्म आना चाहिए, वो यही है कि फंड फॉर यूनिवर्सिटी। तो मतलब मुसलमान, आपको पता है कि उन लोगों का बुनियादी फोकस भी सर सैयद साहब का मोमेंट देख ले या देवबंद मोमेंट देख ले, इसके अलावा नदवा का मोमेंट देख ले, तो उसमें बेसिक फोकस एजुकेशन पे था। बेसिकली ये तमाम के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। तो डेफिनेटली उनको पैसा चाहिए था यूनिवर्सिटीज चलाने के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी। मतलब आपको मैं बताता चलूँ कि आज पीएम शहबाज शरीफ साहब जो है, अगर उनकी कैबिनेट में लेट सपोज हम के पी से है ना, लेट सपोज समझाने के लिए बताता हूँ, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली उन सूबे के लोगों को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो हर बंदे को एनएफसी के अवार्ड के हिसाब से एक फिक्स रेशो मिलता है, लेकिन वैसे इन्फ्लुएंस होता है, वैसे रिप्रेजेंटेशन की वजह से मतलब आप पॉलिसीज को अपने तरफ टिल्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ हद तक आप इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बाकी ये होता भी है वैसे। तो इसी वजह से इनके ये तीन डिमांड थे। इसके अलावा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, कहाँ पे? इलेक्टिव काउंसिल में। उसके बाद मुसलमानों को जॉब्स में भी कोटा चाहिए था, जैसा कि आज का जो सीएसएस है, तो उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस में आज हर बंदा चाहता है कि वो आर्मी में कैप्टन बने, तो उस टाइम भी मुसलमान चाहते थे कि वो मिलिट्री में पार्टिसिपेट करें। जुडिशरी में मुसलमान वकील बने, जज बने, सिविल जज बने, सेशन जज बने, ताकि उनके लिए भी
वहाँ पे रास्ते खुले ताकि उनकी आवाज़ वहाँ पे भी मतलब सुनाई दे सके। ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मोर देन पॉपुलेशन इन प्रोविंशियल काउंसिल। तो आपको बताते चले कि मुसलमानों का ये भी डिमांड था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है, ठीक है, मतलब सूबाई असम्बली आप समझे, ताकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी जो है वो कम है, लेकिन फिर भी उन सूबों में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड शिमला डिपुटेशन, तो दोनों, शिमला डिपुटेशन एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपको पता है मुस्लिम लीग आपको पता है दिसंबर के मंथ में बना था। ठीक है। आई थिंक 30 दिसंबर 1906। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शिमला डिपुटेशन है, तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मुस्लिम लीग बाद में बनता है, जबकि शिमला डिपुटेशन पहले हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये बात कंफर्म आना चाहिए। उसके बाद आपको बताते चलूँ जनाब के आपके पास बाकी जो पॉइंट है, उस टाइम जो था ना, लॉर्ड जॉर्ज इन पावर कॉलिंग फॉर राइट टू लोकल इन इंडिया, तो उस टाइम सर आगा खान भी, मैंने आपको एज इट इज़ पहले भी बताया कि वो लॉर्ड मिंटू साहब से मिले थे वफद के शक्ल में, डिपोटेशन के शक्ल में। लेकिन बेसिकली अंग्रेज़ हुकूमत को भी, क्योंकि लिबरल पार्टी वहाँ पे हुकूमत में आई थी, तो उनका भी यही ख्याल था, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को वक्त के साथ साथ उनके मूड में भी चेंज आया था, क्योंकि वक्त, आपको पता है ना कि इवोल्यूशन आ जाता है, चेंज आता है, हालात वाकयात, लोग एज इट इज़ नहीं रहते, यू हैव टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगेन वही डिमांड है कि जॉब में कोटा चाहिए, मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यही डिमांड आपको आगे लखनऊ पैक्ट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को उनके मुताबिक 1/4 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा से, शिमला डिपुटेशन हो या लखनऊ पैक्ट हो, तो हमेशा से 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 आप समझ सकते हैं ना, कि 3 में से 1, जबकि 1/4 में मतलब आपको पता है कि 75% हिंदू, बाकी 25 मुस्लिम। अगेन इट्स इनजस्टिस, मैं भी यही समझता हूँ। ठीक है। बाकी रेशो या परसेंटेज आप निकाले, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देख ले, तो मुसलमानों को तो ये चीज़ें चाहिए थे, नो डाउट, बट द मेन थिंग इज़ कि मुसलमानों को फाइनेंशियल हेल्प मिला डेफिनेटली, और इस डिमांड को भी उन लोगों ने एक्नॉलेज किया। उसके बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन इन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो मुसलमानों को प्रोविंशियल काउंसिल में भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल समझे, उसमें भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों को गजटेड ग्रेड 17 एंड अबव और नॉन गजटेड ग्रेड 1 से लेके या क्लास 4 से लेके ग्रेड 16 तक नॉन गजटेड होते हैं ना, तो दोनों गजटेड एंड नॉन गजटेड जॉब्स में मुसलमानों को शेयर मिलना चाहिए। उसके बाद मुस्लिम शुड बी अपॉइंटेड जज, जैसा कि मैंने बताया, हाई कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट समझे आज का, या चीफ कोर्ट समझे, हाई कोर्ट समझे। और उसके बाद आपको बताते चलिए कि मुसलमानों को रिजर्व सीट पे, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए 10 रिजर्व सीट है, खवातीन के लिए 60 रिजर्व सीट है, टोटल असम्बली का स्ट्रेंथ 336 है। ठीक है। जबकि सेनेट में ये 96 है। पहले ये 104 था, लेकिन फाटा मर्जर के बाद इसको फिर इनमें कमी आई, क्योंकि फाटा दिन पार्ट ऑफ केपी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जनाब के ये जो बाकी आपके पास पॉइंट है, Muslim should be given representation in एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप आज का कैबिनेट समझे, क्योंकि आजकल कैबिनेट के पास बहुत पावर है। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जो एग्जीक्यूशन करता था, तो शिमला डिपुटेशन में ये भी डिमांड था कि भाई मुसलमानों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में भी हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है। तो यही आपके पास पॉइंट्स थे। बाकी डिमांड भी मैंने आपको बताया, सिग्निफिकेंस मैंने आपको टॉप पे बताया। असल में आपको यकीन से कहता हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए हैं, तो इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू में भी इनसे बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने हमेशा से पाकिस्तान अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर किया। काफ़ी लोगों को इवन इस्लामाबाद में अच्छी एकेडमीज में भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको अभी कराता हूँ इतने डिटेल में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, शर्तियन कहता हूँ कि कोई भी एकेडमी आपको इस लेवल पे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करेगा।
ना इतने कम बजट में। बट द थिंग इज, ये ज़्यादातर इंडो पाक हिस्ट्री के टॉपिक्स है, लेकिन मैं आपको प्री पार्टीशन के जितने भी टॉपिक्स है इंशाल्लाह आई विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो हमें आगे भी क्लासेस में टाइम लगेगा, बट आई एम ट्राइंग आई माई बेस्ट। बाकी नो मतलब बहुत एकेडमीज ऐसे है जो कि 6-7 क्लासेस में पूरे पाकिस्तान अफेयर को वाइंड अप किया जाता है। आप खुद देख ले कितने क्लासेस मैंने आपके साथ ली, आगे भी ये चलता रहेगा। बट द थिंग इज you will cooperate with me. So best of luck, आज के लिए इतना काफ़ी है, and inshallah the next class will be